मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये तत्वार्थ राजवार्तिक नामक ग्रंथ और मूल पुस्तक का पृष्ठ संख्या 330। तत्वार्थ सूत्र पहले अध्याय का अंतिम सूत्र है। आचार्य उमा स्वामी का सूत्र और व्याख्याकार आचार्य अकलंक देव हैं। मूल सूत्र में यहाँ नैगमादि 7 नयों की चर्चा को प्रारंभ किया है। उमा स्वामी आचार्य कहना चाहते हैं कि ये 7 प्रकार के नय हैं। नय का स्पष्टीकरण नहीं किया इन्होंने, नय का स्वरूप नहीं बतलाया। समझिए आप, इससे ऐसा लगता है हमारे को कि उमा स्वामी आचार्य ने नय का लक्षण और नय का स्वरूप नहीं बतलाया। इसका मतलब नय शब्द अपने आप में उस समय में कितना प्रसिद्ध और प्रचलित रहा होगा, या उमा स्वामी आचार्य के पहले के व्याख्याकारों ने, पहले के दिगंबर संतों आचार्यों ने नय का कितना वर्णन किया होगा, जिसके आधार पर उमा स्वामी आचार्य बिल्कुल स्पष्ट सटीक शब्दों में कहते हैं। एक सूत्र तो पहले दिया था, 6वां सूत्र, प्रमाण नय अधिगम है। ऐसा कहा था कि प्रमाण और नय इन दोनों से क्या होता है, अधिगम होता है। प्रमाण और नय ये दोनों ही ज्ञान कराने के काम आते हैं। ये सूत्र पढ़ा था अपन ने, काफी विस्तार से इस सूत्र की व्याख्या देखिए। ये किससे ज्ञान होता है पदार्थों का, ये प्रमाण और नय से होता है। तो नय भी एक ज्ञान का एक माध्यम है। आप सोचिए, टीकाकारों ने तो अपने सामने इस बात को खोल करके रखा है कि नए वस्तु के एक अंश को ग्रहण करने वाले होते हैं, लेकिन उमा स्वामी आचार्य के शिष्य को किसने समझाया होगा? व्याख्याकार तो बहुत बाद में हुए ना। सर्वार्थ सिद्धि टीका मिलती है अपने को सबसे ज्यादा प्राचीन तत्वार्थ सूत्र की टीकाओं में, उपलब्ध टीकाओं में सबसे प्राचीन मिलती है सर्वार्थ सिद्धि पूज्यपाद आचार्य की, जिसका काल कहा जाता है 4वीं-5वीं शताब्दी के आसपास। सबसे पुरानी टीका मिलती उपलब्ध। राजवार्तिक टीका है 8वीं-9वीं शताब्दी के आसपास की टीका, अकलंक आचार्य। फिर उसके बाद की टीका है विद्यानंदी, श्लोक वार्तिक और सब और बात की चर्चाएं। मेरा कहने का मतलब, मूल सूत्र में उन्होंने कहा नय नैगम संग्रह व्यवहार अर्जु सूत्र शब्द समभिरूढ़ एवं भूता नया, ये सब नय हैं। अब क्या समझा होगा इनका शिष्य जो सामने बैठा होगा, क्या समझ में आया होगा उसके कि ये सब नए हैं? क्या क्या मतलब नए हैं का मतलब? अभी आज की तारीख में हमारे पास में तो नयों के संदर्भ में बहुत सारी व्याख्या ग्रंथ मिलते हैं, जिनमें नयों की परिभाषाएं दी गई है। प्रमाणेन वस्तु संग्रहितार्थ एकांशो नय, श्रुत विकल्पो व ज्ञातो अभिप्रायो व नय, नाना स्वभावेभ्यो व्यावृत्ति एकस्मिन् स्वभावे वस्तु नयति प्राप्यति व नय है। प्रमाण के द्वारा प्रकाशित वस्तु के एक अंश को ग्रहण करने वाला नय है। यही आचार्य अकलंक देव कहते, प्रमाण प्रकाशितार्थ विशेष प्रयोग को नय है। अकलंक देव की व्याख्या है ये। इसी तरह से और भी आप यदि देखेंगे तो आपको नए के संदर्भ में बहुत तरह तरह की व्याख्याएं मिलेगी, लेकिन सबका मूल हार्द क्या होगा? वस्तु अंशग्राही। जिस वस्तु को हम देख रहे हैं उस वस्तु के एक अंश से, एक एंगल से देखें। हम किसी व्यक्ति की चर्चा कर रहे हैं तो उस व्यक्ति में यदि मान लीजिए कोई 25-50 यदि क्वालिटीज हैं, बहुत विशेषताएं हैं, बहुत गुण हैं उसमें, तो उनमें से किसी एक एंगल से, किसी एक धर्म से, किसी एक बात को हाईलाइट करके उसका वर्णन करना, ये नए का प्रयोग कहलाता है। ये नए की एक अपनी अलग खूबी है, ये नए की एक विशेषता है। ये जिनागम की, जैन दर्शन की एक अद्भुत सुंदरता है, ये सौंदर्य है जिनागम का। आचार्यों ने तो इस तरह का प्रतिपादित किया है कि यदि जिनागम में नय नहीं होता तो क्या होता? खत्म जिनागम, कुछ नहीं है। बाकी ऐसा और कुछ नहीं है जिस बात को जैन दर्शन, जिन शासन की आधारशिला बनाया जा सके। तत्व की चर्चा सब जगह मिलेगी, द्रव्य की चर्चा सब धर्मों में है, आत्मा परमात्मा की चर्चा सब जगह है, संसार के दुखों और मोक्ष की चर्चा सब धर्म वाले करते हैं, प्रमाण आदि की चर्चाएं करते हैं।
कथाएं सब जगह मिलेगी, पुराण सब जगह मिलेंगे, वर्णन खूब खूब सब जगह, ज्योग्राफी की चर्चा, भूगोल की चर्चा, लोक की चर्चा, सब सब बातें इधर उधर, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ, उसमें क्या है। लेकिन जो इनके अद्भुत अलग हस्ती की बात है, जो बात सिर्फ और सिर्फ जैन दर्शन में है, वो है न्याय। कई प्रकार के न्याय हैं, यहाँ असंख्यात विकल्प कहे नयों के। कल हमने इस बात को उठाया था कि नए के असंख्यात विकल्प किस प्रकार से संभव है, अनंत किस प्रकार से हो सकते हैं नए, नयों के भेद प्रभेदों की चर्चाएं। नए संख्यात हो सकते हैं, असंख्यात हो सकते हैं, अनंत हो सकते हैं, ठीक है ना। अब ये कहते हैं कि यहाँ जो 7 भेदों की जो चर्चा की है, ये मध्यम रुचि वाले शिष्यों की अपेक्षा से की गई है। माने नए के जो 7 भेद बतलाए गए हैं, ये 7 भेद मध्यम रुचि वालों की अपेक्षा से। मध्यम रुचि वाले जो हैं उनके मतलब कम से कम भी नहीं और ज्यादा से ज्यादा भी नहीं। नाम सबको याद हो गए होंगे, बहुत प्रसिद्ध नाम है। नैगम नय, संग्रह नय, व्यवहार नय, ऋजुसूत्र नय, शब्द नय, समभिरूढ़ नय और एवं भूत नय। पहले सुने भी होंगे आप लोगों ने, कभी तत्वार्थ सूत्र की चर्चा में ही सुने होंगे। एक बार तो शायद मैंने ऐसी चर्चा ली भी थी आप लोगों के, मतलब मेरे को ध्यान है ऐसा। नैगम आदि 7 नयों की चर्चा मैंने वहाँ पिट्सबर्ग में जब मैं था, तो आप लोगों के यहाँ सुबह 11 बजे के आसपास की चर्चा पिट्सबर्ग से ली थी मैंने, प्रभा बहन के घर से। वहाँ नैगम आदि 7 नयों की चर्चा चलाई थी। अब मुझे नहीं मालूम आप लोगों में से कितने लोग उस दिन मौजूद थे। हाँ, हम डायरेक्टली नहीं सुन पा रहे थे, उसकी फिर बाद में भेजा गया था। तो हाँ, अच्छा, तो वो एक पीरियड में मैंने पूरे 7 नयों की चर्चा की थी, नैगम आदि 7 नयों की चर्चा। और अभी तो ये अपनी कुछ दिन चलनी है, मुझे लगता है 2-4 क्लास तो चलेगी इसमें, देखते हैं कितना समय लगता है। पेज नंबर 330 पर आगे बढ़ता हूँ पहले नंबर के पॉइंट से। प्रमाण के द्वारा प्रकाशित अनेक धर्मात्मक पदार्थ के धर्म विशेष को ग्रहण करने वाला ज्ञान नय है। ये अकलंक देव कह रहे हैं नय के संदर्भ में। प्रमाण के द्वारा प्रकाशित, प्रमाण प्रकाशितार्थ, प्रमाण के द्वारा प्रकाशित वस्तु। प्रमाण के द्वारा प्रकाशित वस्तु क्या है? प्रमाण प्रकाशितार्थ और धर्म विशेष को, विशेष प्ररूप को, ऐसा कहते हैं। प्रमाण के द्वारा प्रकाशित अनेक धर्मात्मक पदार्थ के धर्म विशेष को ग्रहण करने वाला ज्ञान नय है। नय के मूल 2 भेद हैं, एक द्रव्यास्तिक और दूसरा पर्यायास्तिक। मैंने द्रव्यास्तिक और पर्यायास्तिक शब्द का जो प्रयोग किया है, इसको द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है ना। नय के मूल 2 भेद हैं, एक द्रव्यार्थिक और एक पर्यायार्थिक। द्रव्य मात्र के अस्तित्व को ग्रहण करने वाला द्रव्यास्तिक और पर्याय मात्र के अस्तित्व को ग्रहण करने वाला पर्यायास्तिक है। तो द्रव्य के अस्तित्व मात्र को ग्रहण करे वो द्रव्यार्थिक हो गया। तो द्रव्य का पर्याय नहीं दिख रही है, उसके माध्यम से पर्याय को ग्रहण नहीं किया जा रहा है। और पर्याय मात्र के अस्तित्व को देखे, द्रव्य की चर्चा न करे। कहने का अभिप्राय यह है कि जब द्रव्य की चर्चा की जाती है तो पर्याय गौण हो जाती है, और जब पर्याय की चर्चा की जाती है तब द्रव्य गौण हो जाता है। एक की गौणता और दूसरे की मुख्यता, यह नय का काम है। द्रव्य मात्र के अस्तित्व को ग्रहण करने वाला द्रव्यार्थिक और पर्याय मात्र के अस्तित्व को ग्रहण करने वाला पर्यायास्तिक है। अथवा द्रव्य ही जिसका अर्थ है, गुण और कर्म आदि द्रव्य रूप ही है। देखो, द्रव्य ही जिसका अर्थ है,
गुण और कर्म आदि द्रव्य रूप ही हैं, वह द्रव्यार्थिक, और पर्याय ही जिसका अर्थ है वह पर्यायार्थिक। ठीक है, अर्थ और विषय, जिसका पर्याय विषय है वो पर्यायार्थिक, और द्रव्य जिसका विषय है वो द्रव्यार्थिक। नए क्या चीज है, पहले कंसेप्ट एक बार अपने माइंड में क्लियर हो जाए। नए है श्रुत ज्ञान की पर्याय, श्रुत ज्ञान की पर्याय का नाम नए है, माने ज्ञान की पर्याय है। अब वो ज्ञान की पर्याय किसको विषय बना रही है, पर्याय को विषय बनाएगी, तो हम उसी ज्ञान की पर्याय को पर्यायार्थिक नहीं कह देंगे। और यदि वही ज्ञान की पर्याय द्रव्य को विषय बनाएगी तो हम उसे द्रव्यार्थिक नहीं कह देंगे। ठीक है ना। पर्यायार्थिक का विचार है कि अतीत और अनागत जो कि विनष्ट और अनुत्पन्न है, अतः उससे कोई व्यवहार सिद्ध नहीं हो सकता। ये पर्यायार्थिक नय का विचार है। मतलब पर्यायार्थिक नय की ऐसी विवक्षा है। पर्यायार्थिक वाला दृष्टिकोण इस प्रकार का है जिसमें ऐसा समझा जाता है कि चूंकि अतीत और अनागत नष्ट हो चुके हैं, अनागत तो उत्पन्न ही नहीं हुआ है और अतीत नष्ट हो चुका है, उनसे कोई व्यवहार सिद्ध नहीं हो सकता। अतः वर्तमान मात्र पर्याय ही सत्य है। द्रव्यार्थिक का विचार क्या है कि अन्वय विज्ञान, अनुगताकार और वचन और अनुगत धर्मों का लोप नहीं किया जा सकता, अतः द्रव्य ही अर्थ है। देखो आप क्या कह रहा है, पर्यायार्थिक ने तो एक बात कह दी कि पर्याय मात्र ही सत्य है, पर्याय मात्र की चर्चा की जा सकती है क्योंकि वही वर्तमान है। भूत भावी जो है नहीं, जो चले गया है, जो हुआ नहीं है अभी, उसकी क्या चर्चा करना। लेकिन द्रव्यार्थिक ने का एक अलग विचार है। अलग विचार है का मतलब द्रव्यार्थिक ने कोई व्यक्ति नहीं है जिसका कोई विचार होगा। द्रव्यार्थिक नय का विचार है माने द्रव्यार्थिक नय की विवक्षा है। क्या विवक्षा है द्रव्यार्थिक नय की? तो कहते हैं अन्वय विज्ञान अनुगताकार। अन्वय विज्ञान क्या है, अनुगताकार क्या चीज है? ये वही 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 वही, इसे कहते हैं अन्वय। अन्वय विज्ञान कहलाता है। अनुगत आकार, अनुगत मतलब पीछे लगा हुआ जो आकार, वचन और अनुगत धर्म जो परंपरा से चले आए हैं, सदा से हैं, जो द्रव्य के साथ में बह रहा है, उसका लोप नहीं किया जा सकता। अतः द्रव्य ही अर्थ है। माने द्रव्यार्थिक नय द्रव्य की ही चर्चा करता है, वो पर्याय की चर्चा नहीं करता। और पर्यायार्थिक नय सिर्फ पर्याय की ही चर्चा करता है, वो द्रव्य की चर्चा नहीं करता। दोनों के विषय अपने अपने हैं, दोनों के स्वतंत्र विषय हैं, दोनों का अपना अपना एक एंगल है, दृष्टिकोण है। जिसका जो विषय है वो अपने विषय को बहुत अच्छी तरह से ग्रहण करता है। देखिए क्या कह रहे हैं, द्रव्य ही अर्थ है। आगे 2-3 नंबर का पॉइंट बतलाता हूँ, 2 नंबर और 3 नंबर क्या कह रहे हैं आगे। अर्थ के संकल्प मात्र को ग्रहण करने वाला नैगम नय है। अब ये द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक की बात एक प्रकार से इन्होंने यहाँ स्टॉप कर दी है, रोक दी है और नैगम आदि नयों की चर्चा को प्रारंभ किया है। मैं आपको विशेष बात बतला दूं पहले ही, इसमें तो शायद आगे ये बतलाएंगे या नहीं बतलाएंगे। नैगम, संग्रह, व्यवहार, ये 3 नए द्रव्यार्थिक हैं और ऋजु सूत्र, शब्द, समविरूढ़ और एवं भूत, ये 4 नए पर्यायार्थिक हैं। ऐसा कह सकते हैं हम कि नैगम आदि इन 7 नयों को यदि हम 2 भागों में विभाजित करें, कौन कौन से 2 भागों में विभाजित करें हम इनको, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक, तो कैसे विभाजित किया जा सकता है? इनमें से कौन से नए द्रव्यार्थिक हैं और कौन से पर्यायार्थिक हैं? तो कहा इनमें से जो फर्स्ट 3 हैं, नैगम, संग्रह, व्यवहार, ये द्रव्यार्थिक हैं और बाकी के जो बचे हुए 4 हैं, ऋजु सूत्र, शब्द, समविरूढ़ एवं भूत, ये पर्यायार्थिक हैं। इसलिए ऐसा कहा है कि प्रारंभ के 3 नयों का विषय द्रव्य बनता है, पदार्थ बनता है, वस्तु को विषय करते हैं नैगम, संग्रह, व्यवहार।
और जो ऋजु सूत्र शब्द समविरूढ़ और एवं भूत है ये पर्याय को विषय करते हैं, ये पर्यायार्थिक नए के आश्रित है। इस तरह से द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक इन दो में भी इन सात को गर्भित किया जा सकता है। कल हमने थोड़ी बहुत बात ऐसी भी की थी, आप लोगों को ध्यान होगा कि दो नए भी मूल हैं, अनंत नए हैं ना, लेकिन मुख्य कौन से हैं इतने सारे नयों के समुदाय में? तो हमने कहा था निश्चय व्यवहार को भी मूल नय कहा जा सकता है, द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक को भी मूल नय कहा जा सकता है। मूल नय कहने का मतलब फिर जो आगे जितने विस्तार दिखते हैं वो तो उसी के विस्तार हैं, इसलिए वो मूल नय हैं। जैसे द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक इनको मुख्य कह दिया जाए कि ये दोनों मुख्य नय हैं, तो फिर नैगम आदि वही इन्हीं के उत्तर वेद हैं, फिर और सब इन्हीं में से निकले हुए हैं। सब मेन तो ये दो ही हैं, द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक। अध्यात्म शैली में यदि हम बात करेंगे तो हम कहेंगे मेन तो दो ही नए हैं, निश्चय व्यवहार। निश्चय व्यवहार ही मुख्य नए हैं, द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक ही मुख्य नए हैं। ख्याल में आ रही है बात? अब यहाँ सात की चर्चा की तो सात में उन दो का ही विस्तार है ये सात। तो हमने पूछा द्रव्यार्थिक नए में कौन कौन से नए लागू होते हैं, तो फटाफट जवाब आ जाए नैगम समग्र व्यवहार। तो प्रश्न किया पर्यायार्थिक नए में कौन कौन से नए आते हैं? ऋजु सूत्र शब्द समविरूढ़ एवं भूत पर्यायार्थिक। अब इनमें से पहले की चर्चा कर रहे हैं, पहले वाले नए की, जिसका नाम है नैगम नय। नैगम नय का क्या विषय है? बहुत मार्मिक है, बहुत सुंदर चर्चा है इस नैगम नय की। नैगम प्रयोग भी करते हैं, बहुत लोग तो इस तरह के प्रयोग करने लगे हैं अब समाज में। जगह जगह हम जाते हैं, इतने अभ्यस्त हो गए हैं लोग नए चक्र पढ़ करके फटाफट के अरे साहब भावी नैगम नय से, भूत नैगम नय से ऐसा है, भावी नैगम नय से इनका इनके साथ में ये संबंध है, भूत नैगम नय से देखें तो ये हमारे माता पिता थे, ये हमारी पत्नी थे, ये बच्चे थे, भाई भाई थे हम। भावी नैगम नय से किसी को कुछ भी कह दे, बोलो मैं गधा हूं या नहीं हूं, तेरी अंश हूं या नहीं हूं। अब ये यद्यपि व्यवहारिक नहीं है बातें, लेकिन तो भी भूत नैगम नय की दृष्टि से यदि कथन किया जाएगा तो कुछ वर्तमान लक्षण संस्कार आदि देख करके, कुछ जड़ बुद्धि देख करके ऐसा कहा जा सकता है कि हाँ वास्तव में गधा ही है, न सही वर्तमान का भूत नैगम नय की अपेक्षा से होगा, है ना। कभी रहे होंगे भूतकाल में, रहे ही है। भव परावर्तन के काल में कौन सा भाव हमने धारण नहीं किया है? द्रव्य क्षेत्र काल भाव भरावन पंच परावर्तनों में हमने कौन सी ऐसी अवस्था है मिथ्या दृष्टि के योग्य जो प्राप्त न की हो? औरों के साथ में संबंधों की यदि बात की जाए तो ऐसे कौन से संबंध हैं जो जगत में अन्य जीवों के साथ में हमारे न बने हों? एक ही भव में एक ही जीव के बनने वाले 18 नातों तक की चर्चा उसने की है, आपने सुनी है क्या कभी? कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में कार्तिकेय ने 18 नातों की कथा की है। आपके स्वाध्याय के दरमियान मैंने कभी पिछले 2-3 साल में कभी इस तरह की चर्चा की है या नहीं की है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। एक भाव में भी ऐसी परिस्थितियां बन जाती है, माने हृदय विदारक घटना है। आप सुनेंगे उसको तो आपको आश्चर्य होगा ये क्या बात कह दी है, ये किस प्रकार की चर्चा की है आचार्यों ने, और सत्य घटना बिल्कुल, उसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है, यद्वा तद्वा नहीं लगता है उसके अंदर कुछ भी, ऐसी चर्चा की है वहां। ध्यान है आपको? कुछ ध्यान आता है? कुछ कभी की है कभी इस तरह की चर्चा? नहीं की है कभी। कार्तिकेय स्वामी ने 18 नातों की एक कथा अपने कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक ग्रंथ में दी है, और वहां उन्होंने एक ऐसी घटना का चित्रण किया है, एक बहुत पुरानी घटना को उन्होंने सुनाते हुए चर्चा को प्रारंभ किया इस तरह से। एक वसंत तिलका नाम की वैश्या रहा करती थी किसी नगर में, और एक बार उसके युगल पुत्र पुत्री को उसने जन्म दिया अपने ही घर में, और जब पुत्र पुत्री को जन्म दिया उसने तो क्या किया उसने, उनको जन्म देने के पश्चात दोनों में से दोनों को ही, क्योंकि पालना तो उसे था नहीं, रखना उसे था नहीं,
दोनों को जन्म देने के पश्चात एक ने उसे एक कंबल के अंदर लपेट करके पुत्री को दक्षिण दिशा के दरवाजे पर रख दिया और दूसरे को उत्तर दिशा वाले दरवाजे पर रख दिया पुत्र को। तो पुत्री को तो कोई एक बंजारा था वो उठा करके ले गया, और जो पुत्र जो था उस पुत्र को कोई दूसरी तरफ का कोई सुभद्र कोई बंजारा था वो उठा करके ले गया, और उसने वहां जाकर के उसको अपनी पत्नी को सौंप दिया और उसको रख लिया। उसको जो एक पुत्र था उस पुत्र का नाम रखा गया धनदेव, और पुत्री का नाम जो रखा था वो भी कुछ इसी तरह से लक्ष्मी है, इस तरह से क्या नाम था, कमला नाम रखा उसका। धनदेव और कमला ये किसके पुत्र थे? वसंत तिलका के एक पुत्र और एक। सुनिए आपने पहले कभी ये घटना? हाँ સાંભળી છે કે બહુ બધા so many relations हो जाते हैं, वो एक बीजा से मैरिज करते हैं और बाद में सब रिलेशन बताते हैं। हाँ वही। हाँ सुनी अभी याद आया, अभी सुनी है ये। हमने नहीं सुनी। अब इनके जो पुत्र माता और पंडित जी हमने नहीं सुनी है। हाँ तो बताइए। अरे बहुत, हाँ खैर कोई बात नहीं, कई लोगों ने नहीं सुनी होगी। मैं उसको थोड़ा सा 2-3 मिनट के अंदर मैं उस घटना को बतलाता हूँ कैसी परिस्थितियां बन जाती है। उस वसंत तिलका के एक पुत्र और एक पुत्री, कमला और धनदेव, ये पुत्र और पुत्री दोनों अलग हुए बचपन में ही, जन्म से ही अलग अलग दिशा में चले गए। कालांतर में संयोग इस प्रकार का बनता है कि धनदेव और कमला का परस्पर में विवाह हो जाता है। सगे भाई बहन है, एक ही माँ के पुत्र पुत्री, और दोनों का परस्पर में विवाह हो गया। अब जो बहन भाई थे वे पति पत्नी हो गए। अब धनदेव जो था, ये धनदेव कभी व्यापार के सिलसिले में वापस वहां आया उज्जैनी, जहां वसंत तिलका रहती थी, जो इसकी माँ थी। और उस वसंत तिलका माँ के साथ में संयोग से उनके फिर एक पुत्र का जन्म हुआ, अपनी माँ के संयोग से। धनदेव बेटा था। अब जो पुत्र हुआ उनके वसंत तिलका के, फिर एक पुत्र हुआ, वो उस पुत्र का किस किस के साथ में कैसा संबंध बैठता है। तो ऐसा चक्कर हो गया उसमें कि देखो आप, वसंत तिलका तो माँ है, उस पुत्र जो हुआ है उसका नाम रखा गया वरुण। वरुण नाम रखा है उस पुत्र का। धनदेव और वसंत तिलका का जो पुत्र हुआ उसका नाम रखा गया वरुण। अब उस वरुण से वसंत तिलका का क्या संबंध है, मैं आपसे पूछता हूं। तो आप क्या कहेंगे? माँ है, सीधी सी बात है। अब मैं दूसरे प्रकार से देखें तो वसंत तिलका के पिता कौन है? धनदेव। और धनदेव की माँ कौन है? वसंत तिलका। तो वरुण की क्या हो गई? वसंत तिलका दादी हो गई। जो माँ है वही दादी हो गई। कैसी बात कर रहे हैं ये? अभी और दूसरे प्रकार से देखो इसको। एक प्रकार से दादी हो गई, अब दूसरे प्रकार से देखो, बहुत तरह के संबंध बतलाए हैं उसमें। माने ऐसा समझ लो आप, 6 संबंध बतलाए उन्होंने, किसका किस किस के साथ में कैसा संबंध बैठेगा। अब एक ही माँ के पुत्र होने से दोनों, धनदेव और वरुण दोनों भाई भाई हो गए, क्योंकि वरुण भी वसंत तिलका का बेटा है, धनदेव भी वसंत तिलका का बेटा है। तो धनदेव और वरुण बाप बेटे हैं कि भाई भाई हैं? दोनों संबंध नाम पाएंगे, वो दोनों ही संबंध नाम पाएंगे, भाई भाई भी हो जाएंगे। अब इसी को यदि उसकी तरफ से यदि देखते हो, जो धनदेव की जो पत्नी थी, वरुण उसका सौतेला बेटा हो गया, उसकी बुआ हो गई, किस किस तरह के संबंध बैठेंगे, उनकी माँ हो गई।
माने बड़े उलट पुलट संबंधों की चर्चा की है वहाँ, और इस तरह से उन्होंने पूरा वर्णन, यदि वो वहाँ का यदि अपन पढ़े संसार अनुप्रेक्षा के में जहाँ जो वर्णन किया है उन्होंने, तो एक ही भाव में उसके एट ए टाइम एक के साथ में ही 18 नाते सिद्ध किए उन्होंने। बोलो, ये तो अपने को पुराणों के अंदर मिल गई बात, शास्त्रों में आचार्य देव ने बतला दी इस तरह की घटना घट रही थी। क्या ऐसी घटनाएं लोक में नहीं घटती होगी? उसी के साथ में घटी होगी। वर्तमान भाव की चर्चा की तो दुनिया में हाईवे पर दुर्घटनाएं होती है, कहाँ क्या होते हैं, कौन कहाँ से कहाँ चले जाता है, किसके यहाँ रहने लग जाता है, किसका किसके साथ में कैसा संबंध बैठता है, बड़े चक्कर हैं इस तरह के। और जब वर्तमान भाव में इस तरह के इतने संबंध हो सकते हैं तो पूर्व भावों की क्या बात करें। दो व्यक्ति परस्पर में यदि बात भी करते हैं तो उनका कोई ना कोई पूर्व जन्म का ब्लड रिलेशन रहा है, और किसी व्यक्ति के साथ में वर्तमान में घनिष्ठता दिखाई दे रही है तो ये वर्तमान की घनिष्ठता सिर्फ वर्तमान की नहीं, कई जन्मों से रिलेटेड है, तब जाकर के होता है। ऐसा नहीं तो संभव नहीं है ये चीज। नेमी राजुल का संबंध 9 भाव से चला आया, राम सीता का, राम रावण आदि का संबंध पुराणों में पढ़ते हैं, आगे ये होगा, फिर ये होगा, फिर वो तीर्थंकर, वो चक्रवर्ती होगी, फिर उसके 2 नए पुत्र होंगे, फिर वो तीर्थंकर होगा तो ये दोनों गणधर होंगे, फिर ऐसा होगा, फिर वैसा होगा। मतलब इन्हीं लोगों के साथ में होता होगा, ये तो महापुरुषों के साथ में, साधारण लोगों के साथ में थोड़ी ना होता होगा। अरे होता तो सबके साथ में है। चर्चाएं विशेष पुरुषों की हो जाती है। उदाहरण के तौर पर यदि मैं आपसे बात करूं तो आज यदि कोई प्रधानमंत्री अपने दरवाजे से निकलते समय उसका पैर फिसल गया तो दूसरे दिन न्यूज़पेपर की हेडलाइन में बन जाता है, राष्ट्रपति पैर फिसल गया, ओबामा। बोलो, तो दूसरे न्यूज़पेपर फिसलते फिसलते बचे, बोलो ऐसी हेडलाइन बन जाएगी न्यूज़पेपर की। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि वो इतिहास बन गया, वो दुनिया में और कोई व्यक्ति फिसलते ही नहीं होंगे। अरे फिसलते तो सभी हैं, चर्चा उनकी होती है जो महापुरुष होते हैं। वीआईपी जो होते हैं वो न्यूज़ उन्हीं के मोमेंट्स का नाम है, समझ लो आप। तो ये अपने जो प्रथमानुयोग है, ये प्रथमानुयोग एक प्रकार से न्यूज़ चैनल्स हैं, समाचार हैं इनमें। प्रथमानुयोग में किसके समाचार हैं कि चलो तुम्हारे को रामचंद्र जी के समाचार सुनाते हैं, चलो तुम्हें हनुमान के समाचार सुना। समाचार मतलब उनके क्या हाल थे, कहाँ से आए थे, कहाँ चले गए, यही तो है। और न्यूज़ में और होता क्या है, किस्सा ही तो होता है, घटनाएं तो बतलाई जाती है। न्यूज़ में तो घटनाएं ही होती है ना। तो पूरे के पूरे प्रथमानुयोग में घटनाएं हैं। चलो तुम्हें नाटक दिखाते हैं, सीरियल दिखाते हैं, चलो पिक्चर दिखाते हैं, तो सब प्रथमानुयोग में मिलेगी ये सारी बातें। हमें सिर्फ इतनी बात आप लोगों को यहाँ बतलानी है, ये जो अपना जो यहाँ ये प्रकरण जो चल रहा था, इस प्रकरण के माध्यम से कि भैया ये जो बात संकल्प के संदर्भ में की जाती है, या अपनी जो ये चर्चा कहाँ से हुई थी, चर्चा को बतला सकता है आप लोगों में से? इतना ध्यान से सुन रहे हैं आप लोग। 18 भेदों की 18 नाथों की चर्चा। लेकिन क्यों 18 नाथों की चर्चा? ये राजवार्तिक पढ़ाते पढ़ाते कार्तिकेय अनुप्रेक्षा कहाँ से ले आए पंडित जी? निगम नहीं से क्या लेना देना है इसका? पंडित जी, ये जो भोग भूमि में जो जुगलिया होते हैं वो भी तो भाई बहन ही होता है ना, सर शादी करता है फिर। शादी क्या करता है, वो पति पत्नी की तरह ही रहते हैं, उनके कोई साथ फेरे थोड़ी ना होते हैं। हाँ जो भी है, लेकिन वो पति पत्नी हो जाते हैं ना, भाई बहन है तो। बिल्कुल के वो तो व्यवस्था ही वैसी है, वहाँ तो सामाजिक व्यवस्था ही उसी प्रकार की है। कर्म भूमि में तो नहीं है ना इस तरह की व्यवस्था। सब जगह का कल्चर अपना अपना होता है। कई हमारे यहाँ दक्षिण भारत में तो इस तरह की परंपरा है, फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं मामा की बेटी को, और उत्तर भारत में इस तरह की परंपरा है कि मामा की बेटी को तो बहन मानते हैं।
उधर उधर इस तरह के प्रेफरेंस दी जाती कि नहीं नहीं मामा की बेटी के ऊपर तो पहला अधिकार है उनकी बहन के बेटे का, उन्हीं की शादी होगी। तो हर धर्म का, हर क्षेत्र का, क्षेत्र वाइज, समाज वाइज, लेकिन एक ही माँ के गर्भ से जिन दोनों का जन्म हुआ है, अपन जो अपनी संस्कृति में जो बातें हैं वो तो उनको भाई बहन की दृष्टि से देखा जाता है। होती है इस तरह की बातें, बन जाती, कई तरह की परिस्थितियां बनती हैं। देखिए, हम आपको ये बात बतला रहे थे कि ये जो चर्चा चल रही थी वही 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 ये चर्चा चल रही है ना अपनी, ये अन्वय अन्वय की, ये वही है, तो उसी रूप में देखना। मेरे को खुद को ध्यान नहीं आ रहा मैं यहाँ इधर कैसे आ गया। आप लोग कोई 2 मिनट यदि अपन गहराई से सोचेंगे तो अपने ध्यान में आएगी भूत बात। नैगम में से सभी गधे रह चुके होंगे, ये बता रहे थे आप। भूत नैगम में से सभी गधे, हाँ, गधे कोई ना कोई पर्याय। सही बात है। नैगम ने समझाते समय मैंने बात कही, भूत नैगम ने दृष्टि से देखें तो परस्पर में सबके संबंध दिखाई देते हैं, बराबर बात है। क्यों? भूतकाल की दृष्टि से जाकर के देखेंगे तो किसका, सब एक दूसरे से रिलेटेड दिखाई देंगे ना भूतकालीन दृष्टि से, और बोल भी देते हैं भूत नैगम ने से। मैंने ये बात भी बीच में इस तरह की कही थी कि परस्पर में जो संबंध दिखाई देता है, जो बोलचाल दिखाई देती है, वो किसी न किसी रिलेशन के बेस पर ही होती है, अदरवाइज ऐसा संभव नहीं है। अब कितने जन्म जन्मांतरों के अंदर क्या क्या नहीं होता रहा है, हम किसकी बात करें, किसकी चर्चा करें, कहाँ तक अपन बातें कहते रहें। भूतकालीन बातों को जो विषय बनावे, भूतकालीन घटनाओं को जो वर्तमान वत प्रतिपादित करे, उसका नाम है भूत नैगम नय। भविष्य की बातों को जो वर्तमान वत कहे, भावी नैगम नय। होती है इस तरह की बातें, भविष्य की बातों को वर्तमान वत नहीं कहते हैं। माने किसी व्यक्ति को, जो हमारे यहाँ महाविद्यालय में जिस व्यक्ति ने आकर के एडमिशन लिया है, हम उस बालक को विद्वान की दृष्टि से नहीं देखते। वर्तमान, ये कहते हैं पूत के पग पालने में दिख जाते हैं। उसके होनहार को देख करके, वर्तमान बातों को देख करके, उसकी चेष्टाओं को देख करके ये सब अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि इसका क्या गति होनी है, इसकी ये क्या बनना है, किस दिशा में जा रहा है, कहाँ जाएगा। कह भी देते हैं ऐसा ही। जब बच्चा हमारे यहाँ एडमिशन लेता है और 20 महीने 1.5 महीने रुक करके जब वो वापस अपने घर जाता है, तो लोग तो उसे कहते हैं, और पंडित जी कैसा रहा? देखो 20 दिन रहा है अभी वो हमारे यहाँ सिर्फ, और 20 दिन रहने के बाद ही उसको पंडित जी कह करके बुलाने लग गए। गांव वाले उसको पंडित जी बोलने लग गए, जयपुर में गया है, पंडित हो गया है, तो विद्वान हो गया है, तो अभी जब 5 साल बाद में बनेगा अभी शास्त्री बन करके निकलेगा, लेकिन हो गया पहले से ही विद्वान। कहते हैं क्या दिक्कत है? तो बहुत स्थूल बात मैंने आपसे कही है। आप अपने दैनिक जीवन में यदि देखेंगे तो आपको 1 2 नहीं, हजारों प्रसंग ऐसे मिलेंगे जिसके अंदर आप भावी नैगम नय का, भूत नैगम नय का, वर्तमान नैगम नय का, यद्यपि आप नैगम नय शब्द से परिचित न हो, वे नैगम नय नाम नहीं जानते हो, हम नहीं जानते नैगम नय क्या होता है, लेकिन नैगम का जो स्वरूप है, हाँ, वो स्वरूप तुरंत उपयोग में आता है, दृष्टि में आता है। वो आप उस स्वरूप की दृष्टि से एक बार स्वरूप समझने के बाद में यदि आप अपनी लाइफ के अंदर देखने का प्रयास करेंगे तो आपको, अरे ये बात तो इतना ऐसे है, ये बात तो भूत नैगम नय से कही गई है। हमने कह दिया, अरे साहब क्या लड्डू खाए थे साहब, आज भी स्वाद वैसा का वैसा हमारे को, तो जब विचार करते हैं वैसा ही स्वाद आ जाता है। तो ये अभी स्वाद आ जाता है आपको, 20 साल पहले लड्डू खाया था उसका? क्या बात कर रहे हो साहब, मालपुए तो उस समय में खाए थे हमने। होते ना इस तरह की चीजें, कुछ भी किसी भी चीज के संदर्भ में, अरे साहब वो तो क्या चीज थी, वो तो क्या था। आप उसको, उस भूतकाल का प्रतिपादन वर्तमान में इस प्रकार से करते हैं कि मानो वो चीज वर्तमान में ही हो। सब विषयों के संदर्भ में इस तरह की बातें, खान पान, भोग, रहन सहन, पद प्रतिष्ठा, वैभव, अतीत की बातों को वर्तमानवत प्रतिपादित करना, ये न केवल नैगम नय है,
इस तरह की बातें बराबर बनती है विकल्पों में, हमारे चिंतन में, हमारे उपयोग में। बिल्कुल ठीक वैसा का वैसा ही चिंतन करके हम उसी चीज को उसी तरह का हम अनुभव करते हैं। अनुभव में चलती है वो बात। तो अब देखिए, आप यहाँ हम रहते थे, अजी साहब ये तो हमारा ही घर है। आपका घर है, आप यहाँ रहते हैं कि नहीं? नहीं, 4 साल पहले बेचा है, लेकिन हमारा ही है। 4 साल पहले बेच दिया है तो आज भी हमारा ही है। भूतकाल में था हमारा। क्षेत्र परावर्तन की दृष्टि से देखो तो लोक का कौन सा क्षेत्र ऐसा है जो हमारा नहीं है? काल परावर्तन की दृष्टि से देखो तो कौन सी डेट ऐसी है जो हमारी बर्थडे नहीं है? कब मनाऊं जन्मदिन? कई विद्वान लोग ऐसी बातें कहते हैं, मैं कब मनाऊं जन्मदिन अपना? मुझे कोई ऐसा समय तो बताओ जब मेरा जन्म नहीं हुआ। कोई मुझे ऐसा दिन तो बतलाओ जिस दिन मेरा जन्म नहीं है और जिस घड़ी घंटा में मेरा जन्म। अब मैं क्या करूं? मैं कौन से दिन को अपना जन्मदिन मनाऊं? रोज ही जन्मदिन है मेरा तो। अब बस धर्मात्मा रूप से यदि जन्म नहीं हुआ तो वो कभी नहीं हुआ है सम्यक दर्शन की प्राप्ति। इसीलिए सम्यक दृष्टि यानी जीवों के लिए द्विज शब्द का प्रयोग किया जाता है। द्वितीय जन्म बदल गया वो। अब ये उसका नया जन्म हुआ है, एक प्रकार से द्विज कहलाते हैं। मुनिराजों के लिए भी कहते हैं, कुल गोत्र आदि सब बदल देते हैं, सब बदल गया है, अब नया जन्म हुआ है उनका। सच्चे सपूत है ना, ज्ञानी धर्मात्मा रूप से उत्पत्ति हुई है ना, नया जन्म हुआ है एक प्रकार से सम्यक दृष्टि ज्ञानियों का चतुर्थ गुण स्थान में आते ही। मिथ्यात्व रूप जीवन मर गया और सम्यक रूपी नया जीवन मिला है, नया जन्म हो गया। किसी काम को करने के संदर्भ में, ये काम किया क्या आपने? भाई हो गया, मेरे को बता दिया ना, अब आप मत पूछना, बस हो गया। बस जो काम आपने मेरे को बतला दिया इसका मतलब अब वो काम हो गया समझो। अब उसके बारे में आप तो दूसरा काम देखो, दिमाग दूसरी तरफ लगाओ। हाँ मतलब क्या हुआ? बिना किए हुए भी कह रहे हो गया। हो जाएगा इस बेस पर भी कह दिया जाता है हो गया। हो जाएगा इस बेस पर भी कह दिया जाता है हो गया। देखिए, अर्थ के संकल्प मात्र को ग्रहण करने वाला नैगम्य है। ये लाइन पढ़ी थी अपन ने। अर्थ माने पदार्थ, अर्थ माने वस्तु, उसका संकल्प। इसकी जो सर्वार्थ सिद्धिकार जो हैं अपने पूज्यपाद आचार्य, उन पूज्यपाद आचार्य देव ने नैगम के बारे में कहा है, तत्र संकल्प मात्र से ग्राहको नैगमो नय। संकल्प मात्र को ग्रहण करने वाला नैगम नय है, तो एक संकल्प को ग्रहण करता है। कैसा संकल्प? भूतकाल में वर्तमानवत, भविष्य को वर्तमानवत, और निकट भविष्य में होने वाले को भी, या कुछ देरी से होने वाले को भी वर्तमान में संपन्न, इस संकल्प के आधार पर। आपको लगेगा कि झूठ है, झूठ नहीं है, सच है ये, क्योंकि संकल्प है। मेडिकल कॉलेज में जन्म लिया, एडमिशन कराया, डॉक्टर बन गया। अभी इंजीनियरिंग करना शुरू किया है, एडमिशन लिया है, इंजीनियर साहब बोलने लगे उनको। ऐसे सारे प्रयोग। देखिए, जैसे प्रसिद्ध उदाहरण इन्होंने यहाँ दे दिया है प्रस्थ का। ये वो प्रसिद्ध उदाहरण है जो प्रसिद्ध उदाहरण इन्होंने भी 400-500 वर्ष पहले से लिया है। माने राजवार्तिककार अकलंक देव ने पूज्यपाद आचार्य द्वारा लिखी गई सर्वार्थ सिद्धि से ये उदाहरण लिया है। जैसे प्रस्थ बनाने के लिए निमित्त जंगल से लकड़ी लेने के लिए जाने वाले फरसाधारी किसी पुरुष से पूछा। इतनी बात समझ। फरसाधारी का मतलब कुल्हाड़ी जैसा कोई फरसा होता है। कुल्हाड़ी और फरसे में थोड़ा सा कुछ फर्क भी होता है,
लेकिन वो इसी तरह का लकड़ी काटने के ही काम आता है फरसा। किसके निमित्त से जा रहा है? प्रस्थ बनाने के निमित्त से। उद्देश्य क्या है? प्रस्थ बनाना। जा कहाँ रहा है? जंगल में। किस लिए जा रहा है? लकड़ी लेने के लिए। लकड़ी लाके करेगा क्या? प्रस्थ बनाएगा। किसी पुरुष से पूछा, ऐसे किसी पुरुष से पूछा गया कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो वह उत्तर देता है प्रस्थ के लिए। लो सा शॉर्ट में उत्तर क्या? आप कहाँ जा रहे हैं? प्रस्थ के लिए जा रहा हूं। अथवा यहाँ कौन जा रहा है, इस प्रश्न के उत्तर में बैठा हुआ कोई व्यक्ति कहे कि मैं जा रहा हूं। अब देखो कितनी गजब बात है। जो व्यक्ति बैठा है वो कह रहा है कि मैं जा रहा हूं, बैठे बैठे ही बोल रहा है मैं जा रहा हूं। होता है ना कई बार इस तरह का, घर में कोई बात चल रही होती है कि भाई इस काम के लिए कौन जाएगा, हम खाना खा रहे हैं, खाना खाते खाते बोलते हैं अरे मैं जा रहा हूँ, आप चिंता मत करो, मैं जा रहा हूँ, अभी मैं जा रहा हूँ। तुम जा रहे हो कि खा रहे हो? बैठे हो संकल्प के आधार पर। इन दोनों दृष्टांतों में प्रस्थ और गमन के संकल्प मात्र में वे व्यवहार किए गए हैं। इसी तरह के सभी व्यवहार नैगम नय के विषय हैं। प्रस्थ के संदर्भ में कहें या व्यक्ति के गमन के संदर्भ में कहें, दोनों ही संदर्भों में जो संकल्प किए गए हैं, या समझ लीजिए आप दोनों ही उदाहरणों में संकल्प मात्र को ग्रहण किया गया है, संकल्प मात्र से वो व्यवहार लागू हो रहे हैं। ये सभी व्यवहार नैगम नय के विषय हैं। यहाँ जो व्यवहार शब्द का प्रयोग किया है वो व्यवहार नय के अर्थ में नहीं है। ठीक है, इसी तरह के सभी व्यवहार इसी तरह के सभी व्यवहार मतलब क्रियाकलाप, पद्धति, बोलचाल, वचन कथन, ये सब इसी तरह के और भी जो भी बातें होगी। कोई व्यक्ति फोन पर बात कर रहा है, हमारे पास में फोन बजा और सामने वाले व्यक्ति ने पूछा और भाई क्या कर रहे हो, और हमने जवाब दिया खाना बना रहे हैं कि खाना खा रहे हैं, कि बाजार जा रहे हैं कि पढ़ रहे हैं। अब देखो आप, पूछने वाले का प्रश्न भी कैसा था और जवाब देने वाले ने उस प्रश्न को क्या समझ करके क्या जवाब दिया। सच बात क्या है जरा बताना, क्या कर रहा है वो व्यक्ति? कहो भाई क्या कर रहे हो? फोन बजा, ट्रेन उठाया और पूछे क्या कर रहे हो? कोई व्यक्ति ये कहता है आपसे बात कर रहा हूँ फोन पे, और क्या कर रहा हूँ? कि फोन पे बात करने से पहले क्या कर रहे थे? कि फोन पे बात करने से पहले रोटी बना रहा था। तो अभी क्या कर, अभी नहीं बना रहे, उसको छोड़ करके आया ना, तब तो फोन उठाया मैंने। कोई व्यक्ति, मैं बहुत बार हम इस तरह का महसूस करते हैं कि ये व्यक्ति जो कोई भी प्रतिपादन कर रहा है वो सब संकल्प के आधार पर प्रतिपादन कर रहा है, वर्तमान के आधार पर कोई नहीं कह रहा है। अभी ये जो बातें कही गई है अभी के संदर्भ में, इसको अपन ऋजु सूत्र नय के संदर्भ में विशेष देखेंगे, जिसमें ये बात कही जाती है वर्तमान में क्या कर रहे हो। वर्तमान को देखने वाला ऋजु सूत्र है। तत्र वर्तमान पर्याय ग्राहको ऋजु सूत्र, वर्तमान पर्यायग्राही ऋजु सूत्र नय। अभी यहाँ चर्चा है अपनी नैगम के संदर्भ में। तो इतनी बात क्लियर हो गई। प्रस्थ शब्द का समझिएगा, प्रस्थ क्या चीज है, इसमें इन्होंने यहाँ नहीं खोला है। इस प्रस्थ शब्द का स्पष्टीकरण किया है अपने परम भाव प्रकाशक नय चक्र में। प्रस्थ पुराने जमाने में अनाज को नापने के लिए, धान्य आदि को नापने के लिए लकड़ी का कुछ एक विशिष्ट नाप का कुछ एक बर्तन होता था, जिसमें नाप करके वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता था। ये तो हम सभी जानते हैं
यदि हम थोड़ा पीछे जा करके देखें तो करेंसी जिस समय नई थी उस समय वस्तु विनिमय पद्धति चलती थी। जानते हैं हम लोग सब, वस्तुओं का आदान प्रदान हुआ करता था। किसान होते थे, खेती करते थे, काम धाम होते थे, फिर क्या करते थे, किसी व्यक्ति को, एक व्यक्ति ने अपने यहाँ गेहूँ उगाए हैं, दूसरे के यहाँ दालें बनी हैं, तीसरे ने और कुछ उगाया है, तो वो कुछ चावल गेहूँ उनको दे देता था, दाल उससे ले लेता था, फिर अपने चीज उसको दे करके दूसरी चीज अपने पास में ले लेता था। तो इस तरह से परस्पर में आदान प्रदान हुआ करता था। सेवा के संदर्भ में इसी तरह का होता था, काम के संदर्भ में उसी तरह का होता था, मजदूरी के संदर्भ में, वस्तुएं, क्योंकि करेंसी नहीं थी फिर उसको एक सेंट्रलाइज कर दिया गया, एक करेंसी चला करके। ये करेंसी का इतिहास भी कोई बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, ठीक है ना। मुझे नहीं लगता कि 500-700 वर्षों से ज़्यादा पुराना कोई होगा। 400-500 वर्ष पहले तक की ये जो है उनके कॉइन वगैरह मिलते हैं इस तरह के 300 साल पहले, 500 साल पहले, 500-700 साल पुराना कोई सिक्के मिलना कोई बहुत दुर्लभ है वो चीज़। तो उस समय में क्या होता था, एक लकड़ी का एक बर्तन एक ऐसा होता था जो नापने के काम में आता था, जिसको उस टेक्निकल लैंग्वेज में पृष्ठ कहते थे। तो वो पृष्ठ लेने जा रहा है, इसका मतलब पृष्ठ लेकर के आएगा, बनाएगा, अभी जा रहा है लकड़ी लेने के लिए। कब लकड़ी लाएगा, लकड़ी लेकर के आएगा, काट करके लाएगा, फिर लकड़ी को लाने के बाद में, काटने के बाद में सुखाएगा, फिर सुखाने के बाद में उससे पृष्ठ बनाएगा। और आज ही क्या बोल रहा है कि मैं तो पृष्ठ के लिए जा रहा हूँ। ये उसका संकल्प है। मतलब वो जो लकड़ी लेकर के आएगा उस लकड़ी से चेयर नहीं बनाएगा, टेबल मेज नहीं बनाएगा, उससे पृष्ठ ही बनाएगा। इसलिए वो नैगम नय का विषय है। अब ये जो नैगम नय है, ये नैगम नय कई प्रकार का है और उसकी और किस तरह की विवक्षाएं हो सकती है, ये बातें इन्होंने और आगे इसी प्रकरण में खोली है। अपन इस प्रकरण को फिर आगे चलाएंगे। आज की चर्चा को हम, समय अपना हो गया है, यही विराम दे दें, है ना। और कल शायद मेरे ख्याल से फ्राइडे है क्या? कल तो अपना गुणस्थान का विषय बचा है थोड़ा सा। मैं समझता हूँ कल के पीरियड में गुणस्थान अपन संपन्न कर लेंगे दोबारा। दूसरी बार अपनी गुणस्थान विवेचन कल संपन्न हो जाएगी। फिर अपन देखते हैं उसके बाद में क्या चलाना है। सप्ताह में एक दिन कुछ एक बात अपन ने शायद पहले बीच में की थी, मैं सब लोगों के सामने वापस उस बात को सुनना चाह रहा हूँ। क्या सोचा था अपन ने कि अपन ये कर सकते हैं? हाँ, क्वेश्चन आंसर की। क्वेश्चन आंसर, हाँ, मतलब आप ऐसे कह रहे थे कि जो जो हम सीख गए हैं उनका थोड़ा रिवीजन सूत्रों का। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। और देख लीजिएगा यदि और भी कोई विचार हो तो वो भी सब देख सकते हैं। आज की चर्चा को विराम देते हैं, फिर फर्दर डिस्कशन करेंगे बाद में। जिनवाणी स्तुति। या वाणी के ज्ञान से सुझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धूक, सदा देत हूँ धूक। नवाणु।